हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। कैसे हैं? तो देखिए, आज की हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे आज से रिएक्शन इंटरमीडिएट लेक्चर सीरीज। तो देखिए, जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करें तो ये बहुत ही तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोकेटायंस, दूसरे होते हैं कार्बन आयंस, फिर होते हैं हमारे कुछ फ्री रेडिकल्स, फिर होते हैं हमारे कुछ कार्बीन्स, फिर होते हैं नाइट्राइन्स, फिर हैं हमारे कुछ इलाइट्स, और फिर हमारे हैं बेंजाइन्स और ईटीसी। देखिए, हमारी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो हमारे इस तरह के इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इस लेक्चर सीरीज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिफर करती है और इनका रोल क्या होता है हमारे किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो इनको हम यहाँ से आज से कंटिन्यू करेंगे। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम अपना कार्बोकेटायन। देखिए, कार्बोकेटायन की बात करें तो उससे पहले जो हमारा इंटरमीडिएट्स होता है, ये पढ़ने के लिए हमें क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, ये हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो हमेशा उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट बनता है तो अगर हमें उस इंटरमीडिएट के बारे में पता हो जाता है तो यही जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ये हमारे रिएक्शन को अपने हिसाब से गवर्न करता है। इसलिए हमें इंटरमीडिएट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें, कार्बोकेटायन होते क्या हैं, तो देखिए, अगर इस कार्बोकेटायन की बात करें तो सबको पता है कि जो ये कार्बोकेटायन होते हैं ये कौन सी स्पीसीज होती हैं। तो ऐसी स्पीसीज जहां पे कार्बन कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज। कार्बन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज, ये स्पीसीज होती हैं। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट ये है कि ये कौन से फिशन के थ्रू बनते हैं। एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। तो मैं आपको जीओसी के लेक्चर फर्स्ट में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमेशा किससे बनते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन से। ठीक, अब ये हेट्रोलिटिक फिशन से बन गए। अब क्या है कि ये जो स्पीसीज होती हैं ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। वो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज का मतलब ये है कि इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। इनमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको कैसे समझेंगे, तो अगर हम इसकी बात करें कि मान लीजिए हमने कोई एक कार्बोकेटायन ले लिया, सिंपल वाला कार्बोकेटायन हमने मान लीजिए मिथाइल रेडिकल ले लिया। ठीक, ये बना किससे होगा? तो देखिए, मैं भी आपको जनरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा ये क्या होगा। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन की तरफ चले जाएंगे तो ये जनरेट हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या है, मिथाइल रेडिकल। ठीक, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस एक्स माइनस यहां से निकल जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, इसलिए ये एक कार्बोकेटायन बन गया। अब देखिए, ये कार्बोकेटायन बन गया तो कार्बोकेटायन देखिए की बात किया मैंने, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो देखिए, जो H है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे बॉन्ड पेयर में, इस बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल क्या हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन 6 हैं, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गई तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी टू फॉर स्टेबिलिटी, फॉर
स्टेबिलिटी, यानी ये किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इसका बेसिक हो गया। तो देखिए, अगर हम कोई भी कार्बोकेटायन ले लें और उसके हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, तो सारी भी जो कन्फ्यूजन है वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। तो मान लीजिए हमने कोई एक कार्बोकेटायन ले लिया, मिथाइल रेडिकल, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखें, क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं छोटे एग्जाम्स में। देखिए, जो कार्बोकेटायन हमारा होता है, अगर इस कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बन ले लें। कार्बन क्या है, सबको पता है, 6 कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, हमने 2s2 2p2 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। ठीक, अब क्या है, देखिए ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। अब देखिए ये कार्बन का है ग्राउंड स्टेट में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन चेंजेस इनटू C+। जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देती है तभी वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, C+ चार्ज हुआ, सो 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। कार्बन से कार्बन प्लस में चेंज हुआ, उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो क्या हुआ, देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमेशा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लिव आउट हो जाएगा। तो हमारा कुछ मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऐसा रहेगा। ठीक, अब क्या है, ये हमारा C+ का है, किसका है, C+ का। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट कर जाएगा। और देखिए जो 3 हाइड्रोजन है किसी भी मॉलिक्यूल में, क्या है, 3 हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या आएगा, हाइड्रोजन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट हुई, कितनी हुई, S की 1 ऑर्बिटल, P की 2 ऑर्बिटल, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हुआ। देखिए अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसकी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वो क्या होती है, प्लेनर, प्लेनर होती है, या इसी को फिर दूसरे नाम से बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, जहां पे इसके स्पीसीज का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। अगर मान लीजिए जिनको निकालना नहीं आता है तो 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां पे कितने हैं, 1 2 3, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, 120 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें तो जो ये ऑर्बिटल देखिए, ये क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जब एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या होते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, तो जितने भी कार्बोकेटायन होते हैं वो हमेशा लुईस एसिड होते हैं। तो अगर इसके ज्योमेट्री की बात करें तो मान लीजिए ये CH, ये प्लस, ये प्लस, ये देखिए ज्योमेट्री भी आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या है, वैकेंट pz ऑर्बिटल। ये इसी में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। और ये हमारा कुछ, और जो ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा, मैंने अभी आपको बताया कितना है, 120 डिग्री। तो देखिए ये तो कार्बोकेटायन का सिंपल बेसिक हुआ। ठीक है, अगर अब हम बात करें तो जो एक कार्बोकेटायन टर्म है, ये कार्बोकेटायन टर्म है, ये सभी मॉलिक्यूल्स में लगता है। कोई भी स्पीसीज अगर पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब वो कार्बोकेटायन है। लेकिन ये कार्बोकेटायन का फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये 2 तरह के होते हैं। तो आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
देखिए अब जो कार्बोकेटायन स्पीसीज होती है, कार्बोकेटायंस, इनको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है कार्बेनियम आयन, एक होता है कार्बोनियम आयन। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन हम दोनों को बोलेंगे, लेकिन उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, कोई कार्बेनियम आयन है, एक कोई कार्बोनियम आयन है। तो देखिए जो हमारा कार्बेनियम आयन होता है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमेशा क्या होता है, ट्राईवैलेंट, दोनों में कार्बन पॉजिटिव होगा, दोनों में कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन कैटेगरी में है। यहां पे क्या होगा, ट्राईवैलेंट कार्बोकेट C+ होगा, क्या होगा, ट्राईवैलेंट कार्बोकेटायन ये होते हैं। इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर, जो अभी हम आपको पढ़ते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल CH3+। और ये क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए स्ट्रक्चर में जाके तो क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो ये आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होंगी। ठीक, अब देखिए ये हमने पढ़ लिया। और अगर हम कार्बोनियम आयन की बात करें, तो ये अगर ट्राईवैलेंट कार्बोकेटायन है तो ये कैसे होते हैं, पेंटावैलेंट, क्या होते हैं, पेंटावैलेंट, और इनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इनके पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या हैं, 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा CH5+। ठीक, अब देखिए ये हमारा कार्बेनियम आयन है, ये हमारा कार्बोनियम आयन है, तो इसके पास कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास हैं कितने, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तब क्या होगा, जो कार्बेनियम आयन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कार्बोनियम आयन। ठीक है, और हम लोग अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी भी पढ़ लें, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं। तो हम जो रियल कार्बोकेटायन पढ़ते हैं, जो रियल कार्बोकेटायन होता है वो हमारा कार्बेनियम आयन होता है। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि कार्बेनियम आयन क्या होता है, तो कार्बेनियम आयन हमारा एक कार्बोकेटायन है, और ये उसी तरह से उसको बता देना है। बस हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कार्बोनियम आयन क्या होता है, और उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने कार्बेनियम आयन से। ठीक है, देखिए हमने अब यहाँ तक बना लिया, इतना हमने कर लिया कि एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कार्बोकेटायन का। तो देखिए अगर अब हम बात करेंगे कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखिए हमने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया है। ठीक है, वहां मैंने उसका रोल बताया है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में होता क्या है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे एग्जाम्पल्स एक साथ कंबाइन करेंगे और हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। ठीक है, और सारे इफेक्ट हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें वेरिएशन भी होगा, और हम कुछ आपको यहाँ पे हाइड्राइड एफिनिटी का भी रोल बताएंगे, और साथ में हम आपको उसके प्लेनरिटी क्या और कैसे इफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, कैसे उसका एरोमेटिक नेचर कंपाउंड्स के इफेक्ट करता है, हम यहाँ पे सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की अगर बात करें तो हमें पता है कि कार्बोकेटायंस कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहेगा, खुद स्टेबल होना चाहेगा। तो ऐसे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे मॉलिक्यूल को देंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, वो हमारे क्या होंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इन्हीं को हम कभी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक, यानी कौन से ग्रुप, प्लस आई ग्रुप या प्लस एम या प्लस आर ग्रुप्स। मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, मैं आपको सब जीओसी के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो ठीक है, मैं आपको लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बोकेटायन, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, वो ऑक्टेट की तरफ कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट होने लगेगा। ठीक, फिर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, शुरू करने से पहले मैं आपको सब बता दूंगा। देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप खींच रहा होगा। देखिए ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, अब इससे जब कोई स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये और हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है 1 अपॉन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इनको ग्रुप को क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप या माइनस आर या माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, ये अभी आपका सारा कंफ्यूजन जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तो सारा आपका दूर हो जाएगा, दूर होगा 100%, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस होती है, मैं आपको यहाँ पे सारा बता दूंगा जिनके एग्जांपल्स करवाने वाले हैं। स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकेटायंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक फैक्टर मैंने आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये भी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे 3 फैक्टर बता दिए कि एक प्लस आई ग्रुप क्या है, अगर मेजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट है तो वहां पे क्या उसका कैसे रोल करेगा, फिर ये देखिए हमने यहाँ पे आपको 3 फैक्टर एक साथ पढ़ाए हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इन तीनों की प्रॉब्लम्स हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे और वो कंबाइंड प्रॉब्लम्स होंगी। तो आइए हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, घबराइएगा नहीं, तुरंत हो जाएगा ये। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो हम आपको अभी आगे क्लास में बताते रहेंगे, पहले हम सिंपल बेसिक वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए मैंने मान लीजिए आपको कोई कार्बोकेटायन दे दिया, बहुत ही सिंपल है, हमेशा पहले सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट हो हमेशा सिंपल बेसिक एग्जांपल से ही स्टार्ट करता है। हमने आपको मिथाइल रेडिकल दे दिया, मिथाइल कार्बोकेटायन दे दिया, और हमने आपको इथाइल कार्बोकेटायन दे दिया, एक हमने आपको कुछ ऐसा कार्बोकेटायन दे दिया, और एक कार्बोकेटायन हमने आपको ऐसा दे दिया। ठीक है, तो अगर हम इस कार्बोकेटायन की बात करें तो सबको पता है ये कैसा कार्बोकेटायन, टर्सरी, ये कैसा सेकेंडरी, ये एक प्राइमरी, ये थे हमारा सबसे छोटू मोटू है मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक, अब देखिए अगर हम इसकी यहां से बात करें तो देखिए यहां से ये ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक, तो यहां से यहां तक क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो ये ऑर्डर रहेगा। एक रीजन हो गया, यानी यहां पे प्लस आई ग्रुप काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक प्लस आई का भी है। अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए यहां पे क्या है, इसका अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 0 पोजीशन, ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए जब कभी भी sp2 कार्बन से क्या अटैच हो, sp3, और उसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में बता चुका है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तब यहां पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी
इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो इसके क्या होंगे, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, इसलिए ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटायन थोड़ा कम, ये उससे थोड़ा कम, ये सबसे कम। अब क्या करना है, देखिए अब मैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉन्जुगेशन की मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। तो बस थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि ये कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर्स। जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो, मान लीजिए हमने आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया CH2 प्लस H, सब लोग जानते भी होंगे बनाना। तो क्या होगा, देखो ये sp2 ये sp3, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपल ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे C ये H रहेगा, ये प्लस ये H, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिए इसके 3 बनेंगे, वैसे ही अगर मान लीजिए इसमें ले लो इसके 3, इसके 3, इसके 3, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, तो आपका मॉलिक्यूल ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो हम इस तरह से देखते हैं, जैसे ही क्या हुआ इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़े, इसका प्लस आई ग्रुप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्लस आई ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब दोनों तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक प्लस आई ग्रुप से भी बता सकते हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटर एक्सप्लेनेशन इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक अगले एग्जाम्पल की, देखो क्या क्या लगाया आप लोगों ने। अगर हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो देखिए ये कार्बोकेटायन है और देखिए ये sp3 कार्बन है और ये सिस्टम कैसा है, sp2। यहां भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो क्या हो रहा है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के क्या है, वो आइसोटोप हैं। तो अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो जो हमारा CH बॉन्ड होता है और CD बॉन्ड होता है और C बॉन्ड T होता है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये क्या होता है, वीक होता है। तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये वीक बॉन्ड होगा। तो क्या होगा, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, CH बॉन्ड का ब्रेकिंग, ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ब्रेकिंग क्या होगी, इजी होगी। जब ब्रेकिंग इजी होगी तब क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई भी देखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस आई क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। अगर हम इसकी बात करें नीचे वाले एग्जांपल की, तो देखिए यहाँ पे sp2 है, लेकिन ये सिस्टम कैसा हो गया, sp3, ये भी क्या हो गया, sp3। तो यहाँ पे कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। sp2 sp3 से अटैच होना चाहिए था, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ओनली प्लस आई ग्रुप होगा। क्या होगा, ओनली प्लस आई। अब देखिए ये ग्रुप क्या है, बल्कियर ग्रुप है। CT3 ग्रुप क्या है, एक बल्कियर ग्रुप है। ये बल्कियर ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे प्लस आई ग्रुप क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे तो बहुत ही कम होगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। इतना समझ गए कि अगर दोनों ऐसे एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, आप लोगों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ठीक है, आइए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए ये नाइट्रो जो ग्रुप होता है ये कैसा होता है, -I - M एट
आर्थो पोजीशन, एट आर्थो पोजीशन पे माइनस आई माइनस एम होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेटा पोजीशन पे माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई और ये माइनस एम। ठीक है, अब देखिए स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, दोनों ग्रुप कैसे हैं, माइनस आई माइनस एम, तो ये क्या है कि जो माइनस आई ग्रुप होगा स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, माइनस एम भी कम करेगा। तो देखिए सेकेंड वाले में देखें, इसका नाम ए है, इसका बी है और इसका सी है। ठीक, अगर हम बात करें कि ये माइनस आई, केवल माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर रहा होगा। ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सा कम कर रहे होंगे, तब क्या होगा, ये वाला आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि केवल माइनस आई है। अब अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो यहाँ पे माइनस आई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये देखिए कहाँ पे लगा है, चौथी पोजीशन पे माइनस आई, यहाँ पे क्या लगा है, दूसरी पोजीशन पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस एम है, यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका जो सी होगा ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ये ऑर्डर होगा। ठीक, देखिए अब ग्रुप की हम बात करें तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखिए यहाँ पे ये प्लस आई है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस आई, यहाँ पे भी क्या है, प्लस आई, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे भी क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो मेसोमेरिक इफेक्ट, नो रेजोनेंसी, आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखिए ये प्लस आई है, साथ में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मान लीजिए इसका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। देखिए यहाँ प्लस आई तो मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है, प्लस आई, यहाँ पे जो ये प्लस आई है, ये प्लस आई कम होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे प्लस आई कम, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई भी डोमिनेट कर जाएगा, तो ए हमारा फर्स्ट हमारा इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू थर्ड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओनली प्लस आई है, इसलिए ये हमारा बाद में स्टेबल होगा। अगर आपने प्लस आई इफेक्ट के आधार पे लगा दिया तो ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखना भूल जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को मिस नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए sp2 sp3, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो क्या बताया, इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गया। क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे बहुत दूर है, तो वहाँ उसका रोल ही खत्म हो गया। किसका रोल आया, हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करके रखना है। ठीक है, इतना समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब आइए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैंने आपको कोई ऐसे कार्बोकेटाइन दे दिए, CH2 प्लस, ठीक, एक बार हमने आपको दे दिया कुछ ऐसा CH2 प्लस, ठीक, एक बार हमने आपको कुछ मॉलिक्यूल ऐसा दे दिया CH3 प्लस। ठीक है, अब बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो देखिए मान लीजिए इसकी नंबरिंग हमने आपको फर्स्ट दे दी, इसको सेकंड दे दिया, इसको हमने थर्ड दे दिया। तो देखिए इसकी बात करें तो ये प्राइमरी है, ये क्या है, ये भी प्राइमरी, ये कैसा हो गया, टर्सरी हो गया। तो जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली स्टेबल होता है, और यहाँ पे भी क्या है साथ में रिजोनेंस, यहाँ भी क्या है रिजोनेंस, दोनों में रिजोनेंस तो बराबर है, लेकिन ये टर्सरी है ये प्राइमरी है, तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टर्सरी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा,
मोस्ट स्टेबल। फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ये देखिए प्राइमरी है और यहाँ पे नो रिजोनेंस, कोई भी रिजोनेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए आपका सेकेंड क्या होगा, बाद में स्टेबल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। और एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने आपको ये ऐसे कुछ कार्बोकेटायन दे दिए, NH3 प्लस दे दिया और हमने आपको यहाँ पे CH2 प्लस NH3 प्लस दे दिया। अब कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा? देखिए ये ग्रुप कैसा है, माइनस आई कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है। ये भी माइनस आई है लेकिन ये लेस माइनस आई है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिए फर्स्ट, इसका मान लीजिए सेकेंड। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड। ठीक, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करें रोल ऑफ प्लेनरिटी इन कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, तो मैंने आपको बताया प्लेनरिटी जो मॉलिक्यूल की होती है इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक रूल चलता है, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ये रूल ये कहता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एट ब्रिज हेड पोजीशन, एट ब्रिज हेड पोजीशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्ट्रेन। तो जब मैं इसने कहा कि ब्रेड्स रूल ये कहता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है वहाँ पे हमारा कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का जनरेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेन आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेड्स रूल। तो ये ब्रिज हेड पोजीशन होती क्या है? तो अगर हम बात करें कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, ऐसा कोई मॉलिक्यूल समझने के लिए, ठीक, ये हमने कुछ ऐसा ले लिया। ठीक, ये जो रिंग है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसी पोजीशन जहां पे एक ये रिंग थी सिंपल, उसके बाद दूसरी रिंग क्या हो, उसी से अटैच हो, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन ये क्या होती है, ब्रिज हेड पोजीशन। ये जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है, ब्रिज पोजीशन नहीं ब्रिज हेड पोजीशन, यहाँ पे करेक्ट करके लिख लीजिएगा, ब्रिज हेड पोजीशन। अभी तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर आपने क्या किया, तब वहां पे बॉन्ड एंगल क्या था, 109 डिग्री। तो मॉलिक्यूल ने अपने हिसाब से उसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया स्टेबिलिटी के लिए। जैसे ही आप मान लीजिए आपने यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से आपने H हटा के आपने कार्बोकेटायन बनाया। कार्बोकेटायन बनाते ही यहाँ पे क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो गया। sp2 होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर। अब मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो दो रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, दो रिंग जो आपस में जुड़ी हुई हैं, उस मॉलिक्यूल को प्लेनरिटी प्रोवाइड नहीं करने देंगी। मान लीजिए अगर आपने प्लेनरिटी भी प्रोवाइड करवा दी तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा और मॉलिक्यूल आपका क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, यानी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ब्रेड्स रूल सिंपल ये कहता है कि भैया ब्रिज हेड पोजीशन पे हम कभी भी ना डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ना कभी फ्री रेडिकल जल्दी जनरेट कर सकते हैं, ना हम कार्बोकेटायन बना सकते हैं। क्यों? उसमें स्ट्रेन आ जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहेगा, प्लेनर, भैया नहीं हो पाएगा, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा प्लेनरिटी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आइए हम इसको अब एग्जाम्पल्स से समझते हैं।
ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आपको बताना है स्टेबिलिटी के बारे में। तो मान लीजिए हमने इसका नंबर दे दिया ए, इसको दे दिया बी, सी और डी। अब आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी बतानी है। मैंने यहाँ पे आपको प्लेनरिटी के और कुछ नॉन प्लेनरिटी के भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आपको मिक्स करके बताना है। तो देखिए ये और ये ब्रिज हेड कार्बन्स इसमें नहीं है। ये पोजीशन कैसा है? ब्रिज हेड वाला। ये कैसी पोजीशन है? ब्रिज हेड। ब्रिज हेड क्या करेगा? स्टेबिलिटी घटाएगा, तो बी तो हमारा लेस स्टेबल होगा। अब इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो देखिए ये हमारा कैसा कार्बोकेटायन? सेकेंडरी। ये कैसा? प्राइमरी। ये कैसा? टर्सरी। तो क्या है? ये टर्सरी है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला ए, फिर सी। ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसकी बात करें, देखिए ये मॉलिक्यूल कैसा है? टर्सरी। ये कैसा है? सेकेंडरी तो है। ये देखिए मॉलिक्यूल, इसमें 2 रिंग हैं, तो यहाँ पे हल्का सा भी अनप्लेनर हो जाएगा। ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, तो स्टेबिलिटी इसका ऑर्डर आ जाएगा। दोनों तरह से देख सकते हैं। इसकी देखिए ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये देखिए 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 मेंबर, तो ये 6 मेंबर, एक 6 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो जो 6 मेंबर रिंग्स होती हैं हाईली प्लेनर एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। अगर हम ये एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा मान लीजिए ऐसा एडमंटेनियम आयन है। आपको एक बार दे दिया गया कि जो ये कार्बन क्या होता है? पहले CH2 था, एक बार ये क्या है? CH, तो इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। तो ये कार्बोकेटायन देखिए कैसा है? CH+, ये कैसा है? C+, लेकिन ये कहाँ पे है? ये ब्रिज हेड पोजीशन पे है। ब्रिज हेड पोजीशन पे है, तो टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, इसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था अगर प्लस आई इफेक्ट देखे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये ब्रिज हेड पोजीशन पे आ गया। और ब्रिज हेड पोजीशंस आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए क्या होंगी? आपका CH+ यानी ए का इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू कार्बन प्लस यानी बी। ये कहाँ पे है? ब्रिज हेड। प्लस आई मत लगा देना, नहीं तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जब कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन दिया हुआ हो तो आपको पॉजिटिव चार्ज यानी उसका स्टेबिलिटी देखनी है थ्रू प्लेनरिटी के, ऐसे नहीं देखना है। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा रोल ऑफ, हेडिंग डालिए, रोल ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। होता क्या है? कुछ नहीं, कोई आपको कार्बोकेटायन दिया होगा और कोई हाइड्राइड माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे RH बना लेगा। इसी में माइनस डेल्टा G जो होगा, इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्राइड एफिनिटी। ठीक है, तो मतलब क्या है? कोई भी कार्बोकेटायन हाइड्राइड को कितनी जल्दी ले रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड एफिनिटी। तो देखिए, मान लीजिए एक कार्बोकेटायन आपका R1+ है, एक है आपका R2+, यह H- से क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर ये कार्बोकेटायन क्या है? हाईली स्टेबल होगा। कार्बोकेटायन क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा, तो इसकी जो हाइड्राइड एफिनिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। वो तुरंत हाइड्राइड क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी कम होगी, इसकी हाइड्राइड एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो अब हम इक्वेशन देख के ये कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड एफिनिटी। बात समझ गए? तो जो जितना जितनी ज़्यादा हाइड्राइड एफिनिटी होगी, उतना ही वो कंपाउंड क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो अगर हम बात करें, आपको एक एग्जांपल की बात करें, CH3+ मैंने आपको ले लिया समझने के लिए, H-, और एक बार मैंने आपको CH3 CH2+ ले लिया। ठीक है, देखिए हमको पता है ये ज़्यादा स्टेबल है, हमको पता है ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बताएंगे? तो इसने क्या बना लिया? CH4, इसने क्या बना लिया? CH3, दोनों ने हाइड्राइड एक्सेप्ट किया। तो देखो ये जो मिथाइल रेडिकल है आपका क्या है? हाईली
लेस स्टेबल है। जब लेस स्टेबल है यानी हाईली अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, हाइड्राइड एफिनिटी क्या करेगा, हाइड्राइड तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी हाइड्राइड एफिनिटी यानी डेल्टा जी क्या होगी, मोर होगी, इसकी डेल्टा जी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। बात समझ गए? देखिए आप बात समझ गए कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो लेस स्टेबिलिटी। ये स्टेबल ज़्यादा है तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी कम होगी। ये स्टेबल था तो क्या क्या, ये हाइड्राइड इतनी जल्दी हाइड्रोजन नहीं लेगा, हाइड्राइड नहीं लेगा। ये लेस स्टेबल है तो तुरंत स्टेबल होना चाहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहेगा, इसलिए इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आइए हम उसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से वैल्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है और अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए अभी ये डेल्टा जी वैल्यू है, क्या है, ये डेल्टा जी वैल्यू है। अब इस डेल्टा जी वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है यार, गलत हो रहा है ये। देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इनको अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तब आप इसको तुरंत कर देंगे। तो कहेंगे ये इलाइलिक है, ये इलाइलिक तो है, साथ में कैसा है, सेकेंडरी। ये देखिए प्राइमरी इलाइलिक है, ये सेकेंडरी इलाइलिक, ये कैसा है, टर्सरी इलाइलिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। अब देखिए ये मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्राइड हाईली स्टेबल, तो ये H प्लस माइनस क्या लेगा, थोड़ा धीरे से एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी हाइड्राइड ये क्या करेगा, तुरंत एक्सेप्ट करेगा, यानी हाइड्राइड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। बाइंड करने की टेंडेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। आप दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्राइड एफिनिटी रूल से या एलाइलिक प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, दिया है। अब आपको बताना है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, या आप समझने के लिए है। फाइव बराबर यहाँ पे क्या है, फाइव बराबर फिनाइल है। तो सबको पता है भैया इस पे कितने, तीन फिनाइल रिंग हैं, इसके ऊपर एक फिनाइल रिंग, दो फिनाइल, इसके ऊपर एक फिनाइल रिंग। तो ये कैसा है, टर्सरी ट्राई फिनाइल है, यहाँ पे तीन फिनाइल रिंग है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सॉरी रेजोनेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये होगा। ये तो आप लोग तुरंत कर लेंगे कि जितनी ज़्यादा फिनाइल रिंग स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा। अब देखिए हाइड्राइड एफिनिटी वैल्यू दी गई है, इसकी कितनी है 96, इसकी 105, इसकी 118। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है, तो डेल्टा जी वैल्यू इसकी क्या हो गई, कम हो गया, यानी इसकी हाइड्राइड एफिनिटी हाइड्राइड एक्सेप्ट करने की या बाइंड करने की क्षमता क्या हो गई, थोड़ी कम होगी, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। बात इतना समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला हम फैक्टर पढ़ते हैं। इस फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैक डोनेशन का रोल क्या है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में। तो बैक डोनेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई आपका कार्बोकेटायन है, इसके ऊपर कैसा ग्रुप लगा हुआ है वो डिटरमाइन करे कि इसका जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन को डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। जो जितना ग्रुप इसको डोनेट करेगा उसका बैक डोनेशन होगा। देखिए हमने आपको यहाँ तीन कार्बोकेटायन दे दिए हैं, ठीक है। अब इन तीन कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपने ये फ्लोरीन कैसा है -I, ये भी कैसा है -I, हाइड्रोजन तो आपका प्लस है ना उतना। अब क्या है ये तो आप कहेंगे कि ये हमारा मान लीजिए B है, ये A, ये C, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी B,
फिर C, फिर A। B ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू C, एज कम्पेयर टू A। ये आपका -I ग्रुप है, ठीक है। -I होने की वजह से हाईली अनस्टेबल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम नीचे थोड़ा रब कर रहे हैं, देखिए ये ऐसा नहीं है, ये आपका आर्डर क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम इसकी बात करें, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो देखिए अगर हम C+ की बात करें, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल कौन सा होता है, 2p ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास भी क्या है, 2p फील्ड ऑर्बिटल, क्या है, 2p फील्ड ऑर्बिटल। तो देखिए इसके पास 2p ऑर्बिटल, इसके पास 2p ऑर्बिटल, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल है, अब ऑर्बिटल एक ही सिमेट्री के हैं, तब क्या होगा, यहां से जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे इसको ये डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा। तो ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, देखिए p के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक डोनेशन। क्या बोलते हैं, और बैक डोनेशन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, ठीक। CCl3, क्लोरीन के पास भी क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन क्लोरीन का जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, 3p का होगा। कार्बन के पास क्या होगा, 2p का होगा। अब 2p और 3p एक सिमेट्री के नहीं है, छोटे बड़े हो गए, साइज क्या हो गया, छोटा बड़ा हो गया, तब यहाँ पे नॉट बेटर ओवरलैपिंग, यहाँ पे नॉट बेटर ओवरलैपिंग, तो क्या होगा, नो बैक डोनेशन, नो बैक डोनेशन। इसीलिए यहाँ पे जो A मॉलिक्यूल होता है हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू B, एज कम्पेयर टू C होगा। ये सबसे ज़्यादा बैक डोनेशन, इसके बीच में क्या आ जाएगा, -I इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा E इज मोर स्टेबल ड्यू टू, किसकी वजह से, डोनेशन की वजह से, ठीक है। इतना बात समझ गए, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, उनमें हम देखेंगे कि जो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन और जो एरोमेटिक कैरेक्टर का रोल होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में कैसे प्ले करता है, और वो फिर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। तो देखिए अगर हम बात करें इस 2 एग्जाम्पल्स की, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर इसकी हम बात करें कि मैंने आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे दी गई, इसका रिएक्शन, और मैंने बोल दिया कि इसका रेट K1 है, इसका रेट क्या है, K2 है। तो हमें ये बताना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ से निकलेगा ब्रोमीन माइनस, ये यहाँ से निकलेगा ब्रोमीन प्लस, ब्रोमीन माइनस, तो ये बनाएगा हमारा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये कैसा है, रिजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पे नो रिजोनेंस। देखिए अगर बात करें, आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी, ये रिजोनेंस है, ये नो रिजो, यहाँ पे क्या है, नो रिजोनेंस, यहाँ पे रिजोनेंस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। तो इसका जो रेट होगा K1 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू K2। वैसे हम अगर इसकी बात करें, देखिए यहाँ से जब ब्रोमीन माइनस क्लोरीन माइनस निकलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से निकलेगा तो हमारा कुछ ऐसा बनाएगा। ये क्या है हमारा सेकेंडरी, ये क्या है, एक सेकेंडरी तो है लेकिन साथ में कैसा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन K1 का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू K2, ठीक। अगर हम बात करें इसकी, इस मॉलिक्यूल की, तो देखिए यहाँ पे ट्रोपोलियम कैटायन बना, यहाँ पे क्या बनेगा C+, अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए ये भी क्या है, ट्रोपोलियम कैटायन, ये आपका क्या है, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन,
है ना, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये क्या है, ट्रोपिलियम केटायन। ये कैसा है, एरोमेटिक। ठीक, ये एरोमेटिक है। ये भी सिस्टम देखिए, एक फिनाइल, दो फिनाइल, तीन फिनाइल, इसमें तीन तीन फिनाइल क्या है, एक दूसरे से अटैच है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। K2 इज ग्रेटर देन K1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों, मैं थोड़ा यहाँ पे रब कर रहा हूँ। देखिए ऐसा क्यों नहीं होता है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रिजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल की देखिए, तीन फिनाइल रिंग है, ये तीन फिनाइल रिंग होने की वजह से यहाँ इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। इन दोनों के बीच में की रिंग्स में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल थोड़ा सा नॉन प्लेनर हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नॉन प्लेनर, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। पहली कंडीशन की जितना ज़्यादा प्लेनर मॉलिक्यूल, एक ये हो गया। और ये अगर देखें तो इसमें जो रिजोनेंस होता है, इसमें जो रिजोनेंस वो पर रिंग ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। इसलिए यहाँ पे आपका जो क्या है, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन थोड़ा सा लेस स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू ट्रोपिलियम केटायन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, K1 इज ग्रेटर देन K2, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका थोड़ा सा प्लेनर नहीं रहेगा, वो प्रोपेलर शेप का हो जाएगा। आपने फैन देखा है, थोड़ा उस तरह का हो जाएगा, प्लेनरिटी इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कार्बोकेटायन की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कि बनाना ओवरलैपिंग क्या होती है और उसका रोल कैसे होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में। अगर हम बात करें कि जो कोई भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बनाना ओवरलैपिंग, बनाना ओवरलैपिंग। और जो बनाना ओवरलैपिंग होती है फाउंड इन साइक्लोप्रोपेन्स, फाउंड इन साइक्लोप्रोपेन्स। ठीक है, तो देखिए अगर हम बनाना ओवरलैपिंग की बात करें, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको सी, हमने कुछ ऐसा दे दिया, ठीक, फिर मैंने आपको एक कार्बोकेटायन ऐसा दे दिया, यहाँ पे एक H+, फिर मैंने आपको एक कार्बोकेटायन ऐसा दे दिया, ठीक। अब क्या है, एक मैंने आपको यहाँ पे ऐसे दे दिया CH2+, मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन दे दिया, आपको यहाँ पे दे दिया। अब देखिए जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें बनाना ओवरलैपिंग, देखिए यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग की वजह से होगा। बनाना ओवरलैपिंग में होता क्या है, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ये हल्का सा इस तरह से टिल्ट हो जाता है, इससे क्या ओवरलैपिंग करता है। ये कार्बोकेटायन है, इसके पास क्या होगा, कार्बन है, तो कार्बन का जो बॉन्ड होता है हल्का सा क्या हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे टिल्ट हो जाता है, तो ये बनाना जैसे लगने लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना ओवरलैपिंग। बनाना ओवरलैपिंग की वजह से देखिए क्या हो रहा है, इसके जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चले जाते हैं, इस कार्बन के पास चले जाते हैं। तो कार्बोकेटायन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होने लगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और बनाना जैसा दिखता है, इसलिए इसको बनाना ओवरलैपिंग। अब देखिए यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग की वजह से बनाना ओवरलैपिंग, यहाँ पे दो साइक्लोप्रोपेन रिंग की वजह से बनाना ओवरलैपिंग, यहाँ पे 3 रिंग्स की वजह से, तो इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा, इसमें कम, इसमें कम, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक, अब क्या बात करें, अब अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो देखिए ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये आपके साइक्लोब्यूटेन रिंग है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे बनाना ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, कहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती है, साइक्लोप्रोपेन रिंग में। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उससे पहले, पढ़ने से पहले हम ये बताएंगे कि जो बनाना ओवरलैपिंग होती है, जो बनाना ओवरलैपिंग होती है वो डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस, डोमिनेट्स ओवर कहाँ पर, रेजोनेंस। तो अगर हम एक एग्जांपल की बात करें,
हमने ये कार्बोकेटायन ले लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इस कार्बोकेटायन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बनाना ओवरलैपिंग कितनी है, 3 बनाना ओवरलैपिंग, 3 साइक्लोप्रोपेन रिंग है। ये जो फिनाइल रिंग है मैंने आपको बताया, ये एक तो प्लेनर नहीं हो पाता है ना, इसलिए ये आपका नॉन प्लेनर हो गया। जब नॉन प्लेनर हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई, ये बनाना ओवरलैपिंग क्या करता है, मॉलिक्यूल में और अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और प्लेनरिटी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखने में तो ये लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बनाना ओवरलैपिंग का डोमिनेंस देखिए, बनाना ओवरलैपिंग देखिए, ये प्लेनर तो था ही, साथ में इस बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसे 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 ऐसे, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, चारों तरफ से क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। इसलिए यहाँ पे आपकी बनाना ओवरलैपिंग डोमिनेट करती है। ठीक है, अब देखिए अभी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक रह गए हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नेबरिंग ग्रुप का रोल क्या होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में, और एक और फैक्टर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा ना करके मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि नेबरिंग ग्रुप का रोल क्या होता है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी में, और उसको क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।